मेरे प्यारे वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखिका सरोज वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी का चौथा भाग। राजहंसनी जी जान से देवनंदिनी की सालगिरह की तैयारी में जुट गई। उसने कमलकांत और कमल किशोर को टेलीफोन करके घर बुलाया। उन दोनों के आने पर उसने कहा कि आप दोनों को मेरी मदद करनी होगी। सालगिरह की पार्टी इतनी शानदार हो कि सारा शहर याद रखे। जी, हमारे खातिर जो भी हुक्म है आप फरमाइए। हमसे जो बन पड़ेगा आपकी मदद हम ज़रूर करेंगे। कमल किशोर बोला। जी, मैं आपसे ऐसी ही उम्मीद रखती हूँ, राजहंसनी बोली। जोर शोर से सभी सालगिरह की तैयारी में जुट गए। चूँकि आज और कल का दिन शेष था, तैयारी कर लिए, इसलिए समय कम था और काम अधिक। तभी देवनंदिनी ने राजहंसनी से कहा, राज, श्रीधर बाबू को भी सालगिरह पर आमंत्रित करना मत भूल जाना। चाहो तो तुम उसके घर ही जाकर क्यों नहीं कर आती। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी, राज ने जवाब दिया। तो देर किस बात की है, तुम अभी क्यों नहीं उसके घर चली जाती हो। हाँ, सुलक्षणा जी और उनके बेटे को आने के लिए भी ज़रूर कह देना। देवनंदिनी बोली। हाँ दीदी, उनसे भी आने के लिए ज़रूर कह दूंगी। आप कहती हैं ना, तो मैं उनके घर के लिए निकल ही जाती हूँ। इसी बहाने उनके घर भी तो हो आऊँगी और सुलक्षणा दीदी का शुक्रिया भी अदा करती आऊँगी। उन्होंने जो अस्पताल में मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भेजा, उसके लिए। राज बोली। तो सुन, ऐसे मत जाना, जरा ढंग की साड़ी पहन लेना और बाल भी ठीक से बना लेना। देवनंदिनी बोली। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। और इतना कहकर राज अपने कमरे में तैयार होने चली गई और कुछ देर के बाद मोटर में बैठकर निकल पड़ी श्रीधर के घर की ओर। कुछ ही देर में राज श्रीधर के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। क्योंकि श्रीधर पहले बातों बातों में अपने मोहल्ले और मकान का नंबर का जिक्र कर चुका था, इसलिए राज को घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मोटर जिस श्रीधर के घर के सामने जा रुकी। राज ने ड्राइवर से कहा, मैं घर के भीतर होकर आती हूँ, तब तक तुम यहीं ठहरो। जी दीदी जी, ड्राइवर बोला। राज ने द्वार पर जाकर कुंडी खटकाई। तभी सुलक्षणा ने किवाड़ खोले और सामने राज को खड़ा देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आओ। सुलक्षणा राज को भीतर ले जाकर बोली, अच्छा बैठो और बोलो क्या खाओगी, मैं जल्दी से बना देती हूँ। ना दीदी, अभी जल्दी में हूँ, मैं तो आप सबको दीदी की सालगिरह के लिए आमंत्रित करने आई थी। राज बोली। तो क्या सालगिरह आज ही है, सुलक्षणा ने पूछा। ना दीदी, वो तो परसों है, लेकिन नंदिनी दीदी बोली कि मैं आप सबको आज ही बोलाऊं। वैसे भी आज रविवार है, इसलिए श्रीधर बाबू घर में ही होंगे, फिर कल तो वो मिल चले जाएंगे और निमंत्रण तो घर पर ही देते हुए अच्छा लगता है। राज बोली। ये भी सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें चाहे जितनी भी जल्दी हो, मैं कुछ अच्छा सा तुम्हारे लिए बनाकर ले आती हूँ। तब तक तुम श्रीधर से बातें करो। सुलक्षणा बोली। लेकिन दीदी, जनाब है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। राज ने सुलक्षणा से पूछा। अरे अपने कमरे में होगा, पढ़ रहा होगा कोई उपन्यास। दो ही तो शौक है उसके, एक प्रेम साहित्य पढ़ना और दूसरा गाना गाना। सुलक्षणा बोली। सच दीदी, क्या श्रीधर बाबू गाना गाते हैं। राज ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, गाना गाता है, उसने तुम्हें नहीं बताया क्या, सुलक्षणा ने पूछा। ना दीदी, ये तो उन्होंने कभी बताया नहीं। राज बोली। ये शौक तो उसे बचपन से ही है, सुलक्षणा बोली। तब तो श्रीधर बाबू को बख्शा नहीं जाएगा, नंदिनी दीदी की सालगिरह में उन्हें गाना गाना ही होगा। राज बोली। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है, वो किसी महफिल वगैरह में गाना गाना पसंद नहीं करता। सुलक्षणा बोली। तो ये काम आप मुझ पर छोड़िए, मैं ये उनसे हाँ करवा कर ही मानूंगी। राज बोली। तो जाओ उसके कमरे में जाकर उससे कहकर देखो, भला मानता है कि नहीं। सुलक्षणा बोली। दीदी आप भी आइए। राज बोली। क्यों, अकेले जाने में डर रही हो क्या, सुलक्षणा ने पूछा। ना दीदी, आप साथ रहती तो अच्छा रहता। राज बोली। ठीक है, तुम चलो उसके कमरे में, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। सुलक्षणा बोली। ठीक है दीदी, जल्दी आइए। राज बोली। उस तरफ है उसका कमरा, सुलक्षणा बोली। और राज ने श्रीधर के कमरे के पास जाकर आवाज़ दी। श्रीधर बाबू, श्रीधर बाबू जी, आप यहाँ कैसे। श्रीधर ने बाहर आकर पूछा। जी, आपको देव नंदिनी दीदी की सालगिरह के लिए आमंत्रित करने के लिए आई थी। राज बोली। ये तो बहुत ही खुशी की बात है,
और हम सब आपके घर जरूर आएंगे। श्रीधर बोला, लेकिन इसके लिए आपको एक खास तोहफा देना होगा। राज बोली, जी लेकिन वो खास तोहफा है क्या? श्रीधर ने पूछा। जी हमें पता चला है कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि सालगिरह वाले दिन आपको एक गीत गाना होगा। राज बोली, ये तो कोई बात ना हुई, आप तो हमें उलझा रही है। श्रीधर बोला, उलझा नहीं रही हूँ जनाब, आपके हुनर का नमूना देखना चाहती हूँ। राज बोली, पहले ये बताए शहजादी साहिबा कि आपको ये किसने बताया कि मैं गीत गाता हूँ? श्रीधर ने पूछा। जी सुलक्षणा दीदी ने। राज बोली, अच्छा तो ये बात है, जीजी को भी ढिंडोरा पीटने की बहुत आदत है। श्रीधर बोला, अब मेरे भाई में हुनर है तो सबको बताऊंगी ही ना, और तुम दोनों अभी तक बाहर खड़े होकर ही बातें कर रहे हो। सुलक्षणा चाय और नाश्ता लेकर आती हुई बोली, मैं तो भूल ही गया, ध्यान ही नहीं रहा। श्रीधर बोला, कोई बात नहीं, चलो बरामदे की खुली हवा बैठते हैं। सुलक्षणा बोली, तो चलिए, देर किस बात की है? राज बोली, आप दोनों चलिए, मैं कुर्सियां लेकर आता हूँ। श्रीधर बोला, और सब बरामदे में बैठकर चाय और नाश्ते का आनंद उठाने लगे। बातों बातों में राज ने श्रीधर से सालगिरह में गाना गाने के लिए भी मना लिया। फिर कुछ देर बाद बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है, फिर कभी आना तो काफ़ी समय लेकर आना। सुलक्षणा बोली, जी दीदी जरूर, नमस्ते। और अगर सालगिरह में मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो निसंकोच बोल दीजिएगा। श्रीधर बोला, वैसे तो मैं सब सामान लूंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई आवश्यकता हुई तो आपसे जरूर कहूँगी। राज बोली, और इतना कहकर राज मोटर में बैठकर घर को निकल गई। राज को जाते हुए देखकर सुलक्षणा बोली, कितनी अच्छी लड़की है ना रे, और सुंदर भी। श्रीधर बोला, क्या बोल रहा रे? सुंदर भी। सुलक्षणा बोली, वो जीजी ऐसे ही मुंह से निकल गया। श्रीधर बोला, जो तेरे दिल में है वही जुबा पर आ गया। सुलक्षणा छेड़ती हुई बोली, ना जीजी, ऐसा कुछ ना है जैसा तुम सोच रही हो। श्रीधर बोला, मैं सब जानती हूँ बच्चू, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। सुलक्षणा बोली, ना जीजी, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। श्रीधर बोला, हाँ हाँ, अब रहने भी दे, जा अपना काम कर। सुलक्षणा बोली, ऐसे ही तैयारियां करते करते सालगिरह वाला दिन भी आ पहुंचा। शाम से बंगले में लोगों की आवाजाही हो चुकी थी। शहर के नामी गिरामी हस्तियां और कारोबारियों को पार्टी में आमंत्रित किया गया था। बंगले के सामने वाली रोड और बंगले की पार्किंग बड़ी बड़ी मोटरों से भरी हुई थी। बंगलों को छोटे छोटे रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियों से सजाया गया था। पेड़ पौधों पर भी लड़ियों की सजावट की गई थी। पार्टी की सारी व्यवस्था बगीचे में ही की गई थी। जगह जगह पर टेबल और कुर्सियां लगाए गए थे। समय समय पर वेटर सबको ठंडा और स्नैक्स सर्व कर रहे थे, और डिनर का अरेंजमेंट घर के भीतर था, जो कि वो 8 बजे के बाद शुरू होने वाला था, क्योंकि राज ने कुछ नृत्य और गीत का भी अरेंजमेंट किया था, जिसमें कि वो भी एक गीत प्रस्तुत करने वाली थी, और नृत्य के लिए उसने एक नाटक कंपनी के कलाकारों को आमंत्रित किया था। 8 बजने को थे, कमलकांत बाबू ने अनाउंस किया कि आप सब भीतर चले, भीतर डिनर, नृत्य और गीत का भी आनंद उठाए। सारे मेहमान धीरे धीरे भीतर एकत्रित हो गए। तब राज ने पियानो पर एक बहुत ही प्यारा गीत प्रस्तुत किया। इसके उपरांत कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया, और सबसे आखिरी में श्रीधर ने अपना गीत गाया। श्रीधर का प्रेम भरा गीत सुनकर देवनंदिनी और राजहंसनी दोनों ही आत्मविभोर हो उठी, और दोनों ने ये भी समझा कि ये गीत मेरे लिए ही गाया है। इसका मतलब है कि श्रीधर बाबू के दिल में भी वही बात है जो मेरे दिल में है। शायद वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन श्रीधर को तो ये पता ही नहीं था कि उसने ये गाना केवल राज के लिए ही गाया था, और राज भी श्रीधर के दिल के इशारे को बखूबी समझ गई थी। लेकिन जब तक जुबान से इजहार ना हो तो इश्क अधूरा ही समझा जाता है, और यही श्रीधर और राज के बीच हो रहा था। कार्यक्रम के फौरन बाद देवनंदिनी ने केक काटा और डिनर शुरू किया। आज देवनंदिनी बहुत ही अलग तरीके से तैयार हुई। उसने बालों को ऊंचा जूड़ा बनाया था, गले में मोतियों का गुलूबंद और कानों में मोतियों की बूंदें पहन रखी थी। हल्के कपड़े की धारी रंग की पारदर्शी साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनी रखी थी। आज देवनंदिनी अपनी उम्र से कम प्रतीत हो रही थी। तभी श्रीधर ने नंदिनी के पास जाकर उसे एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता देते हुए
सालगिरह की बधाई दी और बोला, आप ऐसे ही खुश रहा कीजिए और ये मुस्कान अब चेहरे से उतरनी नहीं चाहिए। आज आप बेहद खूबसूरत लग रही है और आपको खुश देखकर आज राज जी भी बड़ी प्रसन्न है। शायद राज जी भी यही चाहती है कि आप सदैव ऐसी ही खुश रहें। जब आप स्वयं प्रसन्न रहेगी तभी तो आप औरों को भी प्रसन्न रख पाएगी। शायद जिंदगी जीने का यह फलसफा आपको बखूबी समझ आ गया है। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बात को समझने की कोशिश की और उस पर अमल भी किया। श्रीधर की ऐसे बातें सुनकर नंदिनी मन ही मन फूली ना समाई। फिर उसने सुलक्षणा और श्रीधर से डिनर करने को कहा। श्रीधर बोला, हम खाना तो खा चुके हैं, अब घर जाने की इच्छा है। नंदिनी बोली, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो आपको घर तक छोड़ देगा। ना देवी जी ना, नाहक परेशान ना हो, हम चले जाएंगे। श्रीधर बोला, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपके साथ सुलक्षणा जी और बच्चा भी तो है, ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी है। नंदिनी बोली, जैसा आप उचित समझे। श्रीधर बोला, तो आप हमसे मिले बिना ही चले जा रहे हैं। उधर से राज आकर बोली, मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रही थी। सुलक्षणा बोली, सच में दीदी? राज बोली, हाँ हाँ सच में। सुलक्षणा बोली, अच्छा, आप लोगों ने खाना खाया? राज ने सुलक्षणा और श्रीधर से पूछा। जी, खाना भी खाया और पार्टी का आनंद भी उठाया। श्रीधर बोला, जी श्रीधर बाबू, आपके गीत ने तो पार्टी में चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बात का मान रखा और मेरे कहने पर गीत प्रस्तुत किया। राज बोली, जी शहजादी साहिबा का हुक्म जो था इसलिए मानना ही पड़ा। श्रीधर बोला, जी श्रीधर बाबू, ये हुक्म नहीं था, बस एक छोटी सी गुजारिश की थी आपसे। आपकी एहसानमंद हूँ जो आपने मेरी बात सुनी। राज बोली, कैसी बातें करती है राज जी, देवनंदिनी की सालगिरह थी, ये तो तोहफा मैं उन्हें दे ही सकता था, क्योंकि इन्हें बड़ा तोहफा देने की मेरी हैसियत नहीं है। श्रीधर बोला, हैसियत की बातें क्यों करते हैं श्रीधर बाबू, दौलत शोहरत से कुछ नहीं होता, इंसान की सीरत ही सब कुछ होती है, इंसानियत ही सच्चा धर्म होता है और आप में इंसानियत तो कूट कूट कर भरी है। और अगर आगे से आपने कभी ऐसी बातें की तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। देवनंदिनी बोली, अगर ऐसी बातें हैं तो मैं कभी भी आपको रूठने नहीं दूंगा। आप तो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते अच्छी लगती है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट सदैव ऐसे ही कायम रहे। श्रीधर बोला। श्रीधर की बात सुनकर देवनंदिनी का मन कमल की भांति खिल उठा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ठहर गई और आंखें शर्म से झुक गई। अब उसे यकीन हो चला था कि श्रीधर के दिल में उसके लिए भी कुछ तो जरूर है। श्रीधर, बहुत रात हो चुकी है और बबलू तो सो भी गया है, मैंने उसे भीतर सोफे पर लिटा दिया था, चलो ना अब घर चलते हैं। सुलक्षणा बोली, हाँ जीजी, मैं भीतर से बबलू को अपनी गोद में उठा लाता हूँ, फिर चलते हैं। श्रीधर बोला, हाँ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि मोटर निकाल ले, आप लोगों को घर तक छोड़ आए। देवनंदिनी बोली, ना देवी जी, आप नाहक ही परेशान होती है, हम चले जाएंगे। श्रीधर बोला, ऐसे कैसे चले जाएंगे, इतनी रात को कोई तांगा भी नहीं मिलेगा, और फिर मिल भी गया तो किसी का क्या भरोसा, और फिर ये जरूरी भी तो नहीं कि वो तांगे वाला शरीफ ही हो। देखा नहीं आजकल शहर में कितनी वारदें बढ़ गई है, आए दिन चोरी चकारी की खबरें आम हो गई है। राज बोली, आप लोग कहते हैं तो ठीक है, हम लोग मोटर से ही चले जाएंगे। सुलक्षणा बोली, ये हुई ना बात, मैं ड्राइवर से मोटर निकालने को कहती हूँ, तब तक आप बबलू को ले आइए। राज बोली, जी ठीक है। श्रीधर बोला। सुलक्षणा और श्रीधर ने सबसे कहा कि अच्छा तो हम अब चलते हैं, और राज ने सबको मोटर में बिठाकर रवाना कर दिया। राज जैसे ही सबको छोड़कर गेट के भीतर आ रही थी तभी कमल किशोर ने उसे पुकारा, राज, राज, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें भीतर ढूंढ ढूंढ कर थक गया, जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी तलाश क्यों की जा रही है, कोई जलजला या बवंडर तो नहीं आ गया जिसे रोकने के लिए मेरी जरूरत हो। राज बोली, तुम मुझसे हमेशा ऐसी उल्टी बातें क्यों करती हो, मुझसे भला ऐसी क्या दुश्मनी है। किशोर बोला, क्योंकि तुम हमेशा अपनी विलायतगिरी झाड़ते रहते हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राज बोली, अरे मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि तुमने खाया कि कुछ नहीं, लेकिन तुम तो हमेशा फालतू की बातें करके मेरा जी जलाती रहती हो। किशोर बोला, तुमने खा लिया ना तो मेरी चिंता छोड़ दो। राज बोली, ना, मैं तो सोच रहा था कि हम साथ साथ खाएंगे। किशोर बोला, अरे मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जैसा भूखड़ अभी तक भूखा बैठा होगा,
ऐसा हो ही नहीं सकता। राज बोली, तुम कितना गलत समझती हो मुझे। मैं तुम्हारी इतनी चिंता करता हूँ और तुम हो कि मुझे टका सा जवाब दे देती हो। किशोर मायूस होकर बोला, क्या करूँ, तुम्हारा विलायती गुणगान सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, दिमाग भन्ना गया है। मुझे और नहीं सुनी जाती तुम्हारी विलायती बातें। विलायत में ऐसा, विलायत में वैसा, वहाँ की लड़कियाँ ऐसी, वहाँ की लड़कियाँ वैसी, इसलिए तो तुमसे बात करने के लिए बसती रहती हूँ। राज बोली, लो जी, आज के बाद मैं वो बात करूँगा ही नहीं जो तुम्हें नापसंद हो। आज के बाद तो जो तुमको पसंद होगा वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात को रात कहेंगे। कमल किशोर बोला, बस बस किशोर बाबू, इतनी मेहरबानी काफ़ी है कि आप विलायती बातें करना बंद कर देंगे और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो कुछ खा लें। राज बोली, जी ज़रूर। गुलाम को हुक्म कर रहे कि आप क्या नोश फरमाएगी? किशोर ने पूछा। जी, आज तो आपकी पसंद से काम चला लेंगे। राज बोली, जहर नसीब, हमारे तो आज नसीब ही खुल गए जो आपने हमारी पसंद को अपनी पसंद कहा। किशोर बोला, जनाब गलत फहमी में ना रहे। राज बोली, अरे कुछ देर की ही सही, जरा गलत फहमी में ही जी लेने दीजिए। किशोर बोला। ऐसे ही दोनों की बातें चलती रही, साथ साथ खाना भी चलता रहा। अब लगभग सभी मेहमान जा चुके थे, इक्का दुक्का ही बाकी थे। उधर कमलकांत बाबू और देवनंदिनी राज और किशोर को साथ साथ बातें करते देख रहे थे। दोनों आपसी नोकझोंक तकरार देखकर कमलकांत बाबू बोले, नंदिनी जी, इन दोनों को साथ साथ देखकर अच्छा लग रहा है ना? खास खास क्या? कमलकांत बाबू कहते कहते रुक गए। क्यों? नंदिनी बोली, यही कि अगर आपको एतराज ना हो तो दोनों की जोड़ी अच्छी रहे ना? कमलकांत बाबू बोले, अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। नंदिनी बोली, और फिर इन दोनों की शादी के बारे में इस नाचीज को आप अपने काबिल समझे तो? कितने सालों से मैं आस लगाए बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कभी तो आपकी प्यार भरी नज़र मुझ पर टिकेगी, लेकिन नाकामी हो तो जैसे मेरा दामन ही नहीं छोड़ रही है। आखिर कब तक आप मुझे इंतजार करवाएगी? कमलकांत बाबू ने आज अपने दिल की बात कहते हुए कहा। कमलकांत बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा तो पहले से शादी का कोई इरादा ही नहीं था और फिर कभी भी आपसे मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि आपको लगे कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। नंदिनी बोली, तो क्या आपका जवाब मैं ना में समझूं? कमलकांत बाबू ने कहा, फिलहाल मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज है और उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगी। और अगर आज के बाद आप मुझसे इस विषय में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। नंदिनी बोली, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं इंतजार कर लूँगा। जहाँ इतना किया है तो थोड़ा और सही। कमलकांत बाबू बोले, मैं आपसे ऐसी ही उम्मीद रखती हूँ। नंदिनी बोली, और सालगिरह की रात ऐसे ही गिले शिकवे दूर करते हुए बीत गई। किसी के मन में उलझने थी तो कोई समझ रहा था कि उनकी उलझने सुलझ गई, लेकिन सबकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला था ये उनमें से कोई न जानता था। लेकिन किसकी क्या उलझने हैं ये जिंदगी को क्या पता, वो तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इसी तरह उसी जिंदगी के साथ सब चलते जा रहे थे। इधर राज अब आए दिन किसी न किसी बहाने से श्रीधर बाबू के घर आती रहती थी और उधर देवनंदिनी मील में श्रीधर की एक झलक पाकर ही खुश हो जाती थी। उधर श्रीधर के मन में राज के प्रति प्रेम पनपा तो गया था, लेकिन अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज से अपने मन की बात कह सके। राज भी श्रीधर को अपना बना चुकी थी, लेकिन वो तो लड़की थी, इसलिए प्रेम का इजहार करने में उसे संकोच होता था। और उधर कमल किशोर जी भी न जाने राज को अपने मन की बात कहना चाहता था कि वो उसे चाहने लगा है। अगर राज राजी हो जाए तो वो उससे जल्द ही ब्याह कर लेगा। यहाँ राज कमल किशोर के प्रेम से अनजान थी और उधर श्रीधर देवनंदिनी के प्रेम से अनजान था। कमलकांत तो सालों से देवनंदिनी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसने देवनंदिनी से कई बार कहने की कोशिश भी की थी, लेकिन देवनंदिनी हमेशा यह कहकर टाल देती थी कि अभी राज की जिम्मेदारी उसके पास है। तभी एक दिन कमलकांत बाबू के कहने पर देवनंदिनी ने राज से बात की कि राज का खाना खाने के बाद देवनंदिनी बात करने के लिए राज के कमरे में पहुंची। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, देवनंदिनी ने राज से कहा। जी दीदी कहिए, राज बोली। वो कमलकांत बाबू कह रहे थे कि अगर तुम राजी हो तो क्यों ना कमल किशोर और तुम्हारा ब्याह के पवित्र बंधन में बन जाते।
कमल किशोर की बातों से भी तो साफ झलकता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। देवनंदिनी बोली, दीदी ब्याह की इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए। और सच तो ये है कि मैं आपको अकेले छोड़कर जा ना सकूं। मेरा आपके सिवा है ही कौन। फिलहाल तो मेरी ब्याह की चिंता आप दिल से निकाल दीजिए और कमलकांत बाबू से कहिए कि उन्हें अपने भाई के ब्याह की इतनी जल्दी है तो वो और कहीं लड़की तलाश करे, मेरे लिए इंतज़ार ना करे। और वैसे भी उस विलायती रिटर्न नचड़े से भला कौन ब्याह करना चाहेगा। राज का जवाब सुनकर फिर नंदिनी कुछ ना बोल सकी और बोली, अच्छा तो तेरी जैसी मर्जी, अब चलती हूँ। नंदिनी बोली। राज दूसरे दिन श्रीधर के घर पहुंची। तब तक श्रीधर मिल से आ चुका था। उसने सुलक्षणा और श्रीधर से कुछ देर बातें की, फिर बोली, चलिए तो आज कहीं सैर करने चलते हैं। भाई मैं तो ना जा पाऊंगी क्योंकि मुझे तो बहुत से काम हैं, रात का खाना भी बनाना है, तुम दोनों ही घूमाओ। सुलक्षणा बोली, सुलक्षणा दीदी ये तो ना इंसाफी होगी, आप ना जाएगी तो मज़ा कैसे आएगा। राज बोली, अरे मैं क्या करूंगी, कबाब में हड्डी बनकर। सुलक्षणा बोली, कैसी बातें करती हो जीजी। श्रीधर बोला, सही तो कहती हूँ, मुझे बख्श दो, फिर कभी चल पड़ूंगी तुम लोगों के साथ, अभी तुम दोनों ही जाओ। सुलक्षणा बोली, ठीक है तो अगर तुम साथ चलती तो अच्छा होता। श्रीधर बाबू, कहा ना तुम दोनों जाओ, अब जिद्दी की तो तुम्हें थप्पड़ पड़ेगी। सुलक्षणा बोली। राज और श्रीधर मोटर में बैठकर सैर को निकल पड़े। आज ड्राइवर को संग नहीं लाई थी, आज वो ही ड्राइव कर रही थी। दोनों एक तालाब किनारे जा पहुंचे। राज ने मोटर रोकते हुए कहा, शहजादे चलिए कुछ देर तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठते हैं। जैसी आपकी मर्जी शहजादी साहिबा। श्रीधर बोला। दोनों ही मोटर से उतरे और तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे। डूबते हुए सूरज की लालिमा तालाब को ढक रही थी और सूरज धीरे धीरे तालाब के उस ओर के छोर में छिपता जा रहा था। तालाब में बैठे हुए पक्षी अब अपने घोंसले में लौटने की तैयारी में थे। तालाब की खूबसूरती देखती ही बनती थी। तभी श्रीधर ने एक पत्थर जोर से तालाब की ओर उछाला। पत्थर तालाब के जल की सतह पर तैरता बना हुआ तालाब के पानी में विलीन हो गया। तभी राज बोली, क्यों श्रीधर बाबू, प्रेम भी ऐसा ही होता है ना। जैसे कि ये पत्थर तालाब की गहराई में समा गया, उसी तरह किसी का प्रेम भी किसी के हृदय में इसी तरह समा जाता है। जी शहजादी साहिबा, प्रेम ऐसा ही होता है। आपने बखूबी प्रेम के रस्से को समझ लिया। कहीं आप किसी से प्रेम तो नहीं कर बैठी। श्रीधर बोला, अब आपसे कैसे कहूँ। राज बोली, इसका मतलब कि शायद आप किसी से प्रेम कर बैठी है। श्रीधर ने पूछा, पता नहीं ये प्रेम है या कुछ और ही ना उसे पता ना मुझे पता। राज बोली, ये कैसी पहेलियाँ बुझा रही है आप, जरा खुलकर कहिए। श्रीधर बोला, अब क्या बोलूँ और क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। राज बोली, अब ऐसी भी क्या उलझन है, अगर आप उसे चाहती है और वो भी आपको चाहता है तो आप उससे खुलकर पूछ क्यों नहीं लेती। श्रीधर बोला, पूछ भी लेती, लेकिन वो जनाब है कि मेरे दिल का इशारा समझते ही नहीं। मेरी झुकती पलकों में उन्हें ना उनकी शाम ढलने का एहसास होता है और ना मेरी उठती पलकों में उन्हें उनकी सुबह होने का एहसास होता है। यहाँ तक कि मैं अपने होठों से जब उनका नाम पुकारती हूँ तो ना तो उनके दिल के तार बजते हैं और ना उन्हें मेरी झलक पाकर कोई फर्क पड़ता है। मैं तो हार गई इशारे कर कर के, न जाने किस निष्ठुर निर्मोही से नेह लगा बैठी। राज बोली, अरे रे क्यों कोसती है उस बेचारे को, भला उसने आपका क्या बिगाड़ा है। श्रीधर ने पूछा, कुछ बिगाड़ा है, रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, ऊपर से आप कहते हैं कि बख्श दो उस बेचारे को। भला क्यों बख्श दो उस गुस्ताख को, इतनी बड़ी गुस्ताखी करके वो भी चैन से ना जी सकेगा। राज बोली, वो बेचारा भी कहीं जी पा रहा है, उसके दिल का हाल आप क्या जाने। श्रीधर बोला, आप कैसे उसके दिल का हाल जानते हैं भला। राज ने पूछा, बस ऐसे ही मैंने देखा है उसे, किसी के लिए रातों को जागते हुए, हर पल किसी के सपने बुनते हुए, क्षण क्षण किसी की यादों में खोए हुए। हो सकता है उसका हाल भी आपके जैसा ही हो और मारे संकोच कि वो आपसे कह ना पा रहा हो। श्रीधर बोला, संकोच, भला किस बात का संकोच। राज ने पूछा, यही कि आप महलों की शहजादी और वो एक गरीब परिवार का लड़का, शायद यही संकोच आड़े आ रहा हो। श्रीधर बोला, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचती, मुझे उसके गरीब होने पर कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने उसकी हैसियत देखकर कतई उससे प्यार ना किया था, मैं बस उसकी सीरत पर मरमिटी थी। उसकी इंसानियत ही
कायल हो चुकी थी, लेकिन वो है कि कुछ ही नहीं समझता। राज बोली, आप भी तो कभी उसे इजहार करने की कोशिश नहीं कर सकती थी। श्रीधर बोला, ये भी भला खूब चलाई आपने। मैं और लड़की होकर प्रेम का इजहार करने बैठती, आपको क्या लगता है मैं अपनी शर्म हया सब घोल कर पी गई हूँ? राज बोली, तो अब आप क्या चाहती है? आपकी शिकायत दूर कैसे हो? श्रीधर बोला, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हाथ थाम कर बोले कि राज, मैं अपनी जिंदगी का हर पल केवल तुम्हारे संग बिताना चाहता हूँ। क्या तुम अपने छोटे से दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दोगी? राज बोली। तभी श्रीधर ने राज के दोनों हाथ थामे और बोला, राज, मैं अपनी जिंदगी का हर पल केवल तुम्हारे संग बिताना चाहता हूँ। क्या तुम अपने छोटे से दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दोगी? ये सुनकर खुशी के मारे राज की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो बोली, मेरे दिल में आपका स्वागत है शहजादे। पहले कह दिया होता, इतना ना सताया होता। लो भाई, अब हमने इजहार भी कर दिया, तब भी आपको शिकायत है? श्रीधर बोला, अब कोई शिकायत नहीं है। आज आपने अपने दिल में जगह देकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। राज बोली, शुक्रिया तो आपका मुझे अदा करना चाहिए, जो आपने मुझे प्यार के काबिल समझा। श्रीधर बोला, और कुछ देर दोनों ही यूं ही प्यार भरी बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। आज राज बहुत ही ज़्यादा खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा रही थी। कुछ गुनगुनाते हुए राज घर के भीतर पहुंची। आज नंदनी घर पर राज से पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने राज को आते हुए देखा तो पूछ बैठी, कहाँ गई थी रे राज? जी दीदी, सैर पर गई थी। राज ने जवाब दिया, मालूम होता है किसी अच्छी जगह होकर आ रही हो, तभी तो इतनी खुश हो। नंदनी बोली, बस दीदी, तालाब के पास तक गई थी। वहाँ के शांत वातावरण ने तो मेरा मन ही मोह लिया। राज बोली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइंदा ऐसी सुनसान जगह पर अकेले सैर के लिए मत जाया करो, जमाना बहुत खराब है। नंदनी बोली, जी दीदी, नहीं जाऊंगी। राज ने जवाब दिया, अच्छा जाओ, जाकर कपड़े बदलाओ, मैं खाने पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। नंदिनी बोली, जी दीदी, बस अभी आई। इतना कहकर रात चली गई। और उधर श्रीधर के घर में श्रीधर भी आज बहुत खुश था। आज उसका मन खुशी के मारे झूमने का कह रहा था। वो आज घर पर मिठाई लेकर पहुंचा तो उससे बबलू ने पूछा, मामा, मैंने तो मिठाई लाने को नहीं कहा था। बेटा, मिठाई खाओ और ऐश कर। श्रीधर बोला, क्यों रे, क्या बात है जो तू इतना खुश नजर आ रहा है? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? सुलक्षणा ने पूछा। बस जीजी, ऐसा ही कुछ समझो। श्रीधर बोला। क्या बकता है रे, पागल हो गया है क्या? सुलक्षणा बोली। बात ही कुछ ऐसी है जीजी कि खुशी के मारे मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। श्रीधर बोला, कहीं इसका कारण राज तो नहीं? सुलक्षणा बोली, हाँ जीजी। श्रीधर बोला, तभी तेरी गाल शर्म से लाल हो रहे हैं। सुलक्षणा बोली, छी जीजी, गाल तो लड़कियों के शर्म से लाल होते हैं, मैं तो लड़का हूँ। श्रीधर बोला, वो भी तो सही है, कुछ भी हो, तुम दोनों ने अपने मन की बात बोल दी ना, मैं यही चाह रही थी। बस। सुलक्षणा बोली, जीजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस अब तो यही आशा है कि वो मेरी जीवन संगनी बनकर मेरे जीवन में प्रवेश करे। श्रीधर बोला, लेकिन श्री, ये कैसा होगा? अभी तो देवनंदिनी जी ने ब्याह नहीं किया। बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी बहन ब्याह कर ले, ये शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि राज भी इतनी स्वार्थी नहीं होगी कि वो बड़ी बहन के कुंवारे रहते ब्याह कर ले। सुलक्षणा बोली, जीजी, तुम्हारी बात भी सही है और मुझे भी ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं नंदिनी जी का ब्याह करवाऊंगा, बाद में मैं और राज ब्याह करेंगे। श्रीधर बोला, मैं अपने भाई से ऐसी ही आशा रखती हूँ। सुलक्षणा बोली, जीजी, मैं इस विषय में राज से भी बात करूँगा। श्रीधर बोला, और तू तो रोज मील पर जाता है, तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि नंदिनी जी से सबसे ज़्यादा कौन शख्स मिलता जुलता है? सुलक्षणा ने पूछा। जीजी, एक शख्स तो है और वो है डॉक्टर कमलकांत बाबू, वो ही अक्सर उनसे मिलने आते रहते हैं। श्रीधर बोला, तो कुछ पता कर, शायद वो उन्हें पसंद करते हो इसलिए मिलने आते हो। सुलक्षणा बोली, हो सकता है जीजी, यही बात हो, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। श्रीधर बोला, और इस विषय पर एक रोज़ श्रीधर ने राज से बात भी की। मैं भी यही चाहूँगी कि पहले दीदी का घर बस जाए, नहीं तो वो अकेली रह जाएगी। और वैसे भी उन्होंने मेरे लिए अपनी सभी खुशियाँ कुर्बान कर दी, अब उन्हें मेरे लिए और
कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। राज बोली, सही कहती हो राज, लेकिन एक बात तो बताओ, कमलकांत बाबू नंदिनी जी के अच्छे मित्र है या इससे भी कुछ ज़्यादा? मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि वो अक्सर मील पर आते रहते हैं और तुम्हारे घर भी उनका बहुत आना जाना होता है। श्रीधर बोला, ये बात तो मैंने कभी नहीं सोची। राज बोली, तो सोचो और जानने की कोशिश करो। श्रीधर बोला, सही कहते हैं आप, कमलकांत बाबू है भी तो बहुत अच्छे, अगर वो दीदी की जिंदगी में आ जाए तो बात बन जाए। राज बोली, तो फिर चलो हम दोनों जल्द ही इस मसले को हल करेंगे। श्रीधर बोला, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कहानी के इस भाग का हम यहीं पे करते हैं अंत। कहानी में आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए।